अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सितंबर आता ही साथ जैसे ही आया है, अवाम के लिए सितम गर साबित हो गया है। निगरान हुकूमत का IMF ने पोल खोल दिया। एक जाने पर निगरान वज़ीर आज़म ये बात कह रहे थे कि मैं अवाम के दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ और बिजली में भी रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ये कैसा सितंबर आया कि जिसने आते साथ ही अवाम के ऊपर सितम ढहाना शुरू कर दिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है, लेकिन अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से एक गैर रस्मी मुलाकात भी की। उस एक गैर रस्मी मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके साथ तो बहुत पोलाइट तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन मीटिंग्स में मैं इंतहाई स्ट्रिक्ट किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अवाम इस बात पे परेशान है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म इतना स्ट्रिक्ट लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी तक हमें रिलीफ क्यों नहीं मिला। दूसरी जानिब पर IMF ने निगरान हुकूमत का भी पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि क्या आपको इस बात का मालूम नहीं था कि जो आवाम को आप रिलीफ देने जा रहे हैं, इससे कौमी खजाने पर 15 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म क्या इन तमाम बातों से लाइल्म है? फिर इससे पहले कि उनका इंटरव्यू भी सामने आ जाता है और उस इंटरव्यू में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आज से 1.5 साल पहले जब मेरा भी बिजली का बिल ज़्यादा आया था तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था। अगर निगरान वज़ीर आज़म काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा? एक जाने पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बिजली को कौन रोकेगा, कीमतों में कैसे एतदाल आएगा, और दूसरी जाने पर एक और ख़बर भी सामने आ जाती है। और वो ख़बर क्या है? चीनी का स्कैंडल सामने आ जाता है। अवाम जो पहले पेट्रोल से सताई थी, बिजली से सताई थी और इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा था, वहीं पर अब देखते हैं अशियाए ख़ोरनोश की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इनकी रोकथाम के लिए कौन इक़दाम करेगा? अगर निगरान हुकूमत पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर सकती है और फैसले कर सकती है, तो क्या ये फैसले वापस लेने का इख्तियार अपने पास नहीं रखती? क्या निगरान हुकूमत इन तमाम तर परेशानियों से वाकिफ़ नहीं थी? क्या निगरान हुकूमत अपने पास जो इमरजेंसी बजट महफूज होता है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्या निगरान हुकूमत इन तमाम तर बातों से नावाकिफ़ है? और आइंदा आने वाले दिनों में अवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? और बिलखसूस अगर चीनी स्कैंडल की बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि चीनी पाकिस्तान से बाहर स्मगल की जा रही है, डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, चीनी की स्मगलिंग हो रही है, किन किन चीज़ों की स्मगलिंग हो रही है, हुकूमत क्यों नहीं कोई बर वक्त एक्शन ले पा रही? इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए एनालिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर बल्लाज साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। मज़हर बल्लाज साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स इस बात का जिक्र किया है कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, निगरान वज़ीर आज़म एक्शन ले रहे हैं, काबीना के इजलास बुलाए जा रहे हैं और उसमें हमने ये भी देखा कि कुछ सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकातें भी की गई। लेकिन रिजल्ट आज सबके सामने आ जाता है कि IMF ने तो सारा पोल ही खोल कर रख दिया और उन्होंने बता दिया कि आप लोगों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, इससे तो ऑलरेडी बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं तो लोगों को रिलीफ मिल रहा है ना। कैसे? कुछ को ज़िंदगियाँ कईयों की जा रही हैं, कईयों के घर का सामान बिक रहा है, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई जेवर बेच रहा है, तो सामान से रिलीफ मिल रहा है लोगों को। बड़ा यानी घर खाली होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिलीफ है। इससे ज़्यादा रिलीफ और क्या चाहिए? गुजारिश ये है कि मैंने इसी प्रोग्राम में 2-4 मरतबा आपसे गुजारिश की कि एक बड़ी तहरीक सामने आने वाली है। कब आएगी वो बड़ी तहरीक उठने वाली है, समझ लें उसकी शुरुआत हो चुकी हैं। ये ऐसी तहरीक आएगी, हुक्मरानों को निगल जाएगी। क्यों निगल जाएगी? ये इन्हीं का कसूर है। ये 40-50 साल हुकूमत जिनकी थी, जिन्होंने इस कौम का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट की तरफ नहीं गए, जिन्होंने IPP से मुआहदे किए और डॉलरों में मुआहदे किए, ये इन्हीं का किया धरा है। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी तहरीक आएगी, ये इन सब को निगल जाएगी और इनके हवारियों को भी निगल जाएगी। ये समझ नहीं आ रही कि लोग किस कदर खून खार हो चुके हैं। लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं जितने बिल आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म साहब अगर ये फरमाते हैं कि मैं पिछली हुकूमत का तसलसल हूँ या उनकी पॉलिसियों का जो तसलसल है वो जारी रखूँगा, तो इसका मतलब है महंगाई होती रहेगी। वो 16 महीने तो अजाब थे, उसमें तो महंगाई हुई, लोगों की चीखें निकली। ये जो पेट्रोल है ये महंगा हुआ, और बिजली और पेट्रोल दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे बाकी सब चीज़ें महंगी होती हैं। तो हुक्मरानों को चाहिए अभी भी होश के नाखन लें। IMF क्या करे? ये इनके जो लल्ले तलल्ले हैं ये ख़त्म नहीं होते। ये जो मुफ्त बिजली बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? ये जो इस तजवीज़ को क्यों रद्द कर देते हैं, जो चाइना वाला
मॉडल कहते हैं अपना लो कि प्रीपेड बिल हो। प्रीपेड बिल से बिजली चोरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक। बड़े बड़े सनतकारों ने बिजली चोरी की हुई है, तो इसकी जो रोकथाम बड़ी बड़ी कैसे मुमकिन मीटिंगों में होगी? बैठते हैं। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन होगी? इसकी रोकथाम ऐसे ही मुमकिन होगी ना जब आप प्रीपेड जो बिल्स की तरफ बढ़ेंगे। बिल की तरफ बढ़ेंगे तो ये बिजली चोरी खत्म हो जाएगी, ठीक। लाइन लॉसेस खत्म हो जाएंगे। जो बड़े बड़े महकमे हैं जिन्होंने बिजली के बिल देने हैं उनसे लें। बड़े बड़े अफसरान जो हैं जिनकी बिजलियां माफ़ हैं वो माफ़ी ख़त्म करें ना, ठीक हो गरीबों का खून क्यों चूस रहे हैं। ठीक हो गया। आजम साहब, इससे पहले भी हमने देखा था कि काबीना में कुछ तजावीज़ भी पेश की गई थी जिसमें यह भी बताया गया था कि जी ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 21 तक के मुलाजिमीन की फ्री बिजली को बंद कर दिया जाएगा, मराद ख़त्म कर दी जाएंगी। लेकिन इस हवाले से भी कोई एक्शन ना लिया गया, बल्कि एक और समरी बना के आगे वजारत तवानाई को साल कर दी गई थी। तहरीक के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन भी किया गया, लोगों ने एहतजाज भी किया। इससे बड़ी और क्या तहरीक होगी, या कौन सी ऐसी तहरीक है जिससे गवर्नमेंट जो है वो अपने फैसले उनको दुरुस्त कर लेगी? पहले तो मैं बरलास साहब की बात का जी। जवाब दूं। बड़ी बादशाहों वाली बात की है इन्होंने कि जी प्रीपेड प्रीपेड लगा दें। आप लोगों की रोटियों के पीछे पड़ गए हैं, आप लोगों के जो खांचे हैं उनके पीछे पड़ गए हैं, आप वापडा के जो लोगों की मौजें लगी हैं उनके पीछे पड़ गए हैं, आप ब्यूरोक्रेसी जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल का आप उनके पीछे पड़ गए हैं। चंद लोगों की मौजा नहीं बाकियां नूं कुर्बान कर दिए हुण। देखें, पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान के हुक्मरान वही हैं, अवाम तो कभी उसमें शरीक ही नहीं है। सही। इस रियासत में अवाम तो बेचारी जो भी आया है, जो हुकूमत भी आई है, आप देखें कि कहाँ पे ये कैसी जमहूरियत है। जमहूरियत वो होती है कि ऊपर से नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक जमहूरियत के सम्राट हों। सही। ये कैसी जमहूरियत है कि इसके सम्राट सिर्फ अशराफिया तक महदूद है, गरीब आदमी तक उसके सम्राट आते ही नहीं है। ठीक है, अब नहीं, ये सम्राट क्यों आए चौधरी साहब? जब इस मुल्क में अक्सरियत जो है वो महकूम हो और अकलियत का नाम जमहूरियत हो। क्या किसी को इलेक्शन लड़ने का हक है इस मुल्क में? सबको नहीं लड़ने देते। पैसे होंगे तो इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन तो अच्छा, वो जिस एक तहरीक का- जिस फायदा तहरीक का जी, mention किया 1% जा रहा है। तबका है जो रूलिंग क्लास है, उसका नाम जमहूरियत है। यहाँ दुनिया में ये कहा जाता है कि अक्सरियत जो है वो जमहूरियत है, यहाँ अकलियत जमहूरियत बनी। आप ये कहना चाह रहे हैं अशराफिया जो है वो सिर्फ जमहूरियत में काउंट होती है, और जो अशराफिया के उससे लेवल से नीचे आ जाता है वो जमहूरियत में है ही तो नहीं कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। अवाम कहाँ पे जमहूरियत, अवाम तक सम्राट ही नहीं आते। अच्छा जी, IMF की तरफ आते हैं। जी जी। अब देखें कि IMF ने बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं जो अवामी मुफाद की भी हैं, उन पे कभी तरजीह नहीं दी थी इन हुकूमतों ने। कभी आपने देखा होगा कि जो अवामी फलाह की चीज़ें हैं उस पे IMF की शराइत को पूरा किया हो। हाँ, जहाँ पे अवाम के ऊपर दबाव पड़ता है वो वाली सारी शर्तें मानी जाती हैं। IMF ये कहता है कि आप अपने अखराजात कम करें। IMF ये कहता है कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसके जो अखराजात हैं उसको भी कंट्रोल करें। IMF पार्लियामेंटेरियंस को भी यही कहता है। ठीक है, आप उस तरफ नहीं तवज्जो देते। आपने जो 8 किस्म के टैक्सेस लगाए हुए हैं वो तो अवाम पे लगाए हुए हैं। आप प्रीपेड मीटरिंग की तरफ अगर जाते हैं तो इसका मतलब है कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन के अंदर हम एक कार्ड चार्ज करते हैं, हर बंदे को वो कार्ड पहले पैसे देने हैं फिर चार्ज करना है। ये दुनिया के अंदर बहुत सारे मुमालिक में ये मीटर चल रहे हैं। ठीक है। जब आप वो मीटर लगाएंगे तो हर बंदे को अपनी अपनी बिजली के पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए इस तरफ कभी नहीं आने देंगे। दूसरी बात ये है कि मैं PDM गवर्नमेंट ने जो ये कहते हैं कि जी वो PTI गवर्नमेंट ने बारूदी सुरंगें लगाई थी, मैं कहता हूं कि बारूदी सुरंगें बिछाई है PDM गवर्नमेंट ने। लेकिन आज़म साहब वो जिस तहरीक का मेंशन कर रहे हैं, जिस तहरीक के बाद वो कह रहे हैं तब्दीली आनी है, वो तहरीक कब आएगी? लोगों ने शटर डाउन भी किया। मेरी सिर्फ एक सेकंड की बात सुन लें। आप देखिएगा ये जो बारूदी सुरंगें हैं ना, ये कई दहाइयों तक इस कौम के चीथड़े उड़ाती रहेंगी। ये निगरानों के बस का वो बात नहीं है कि वो IMF से मुज़ाकरात कर लें, वो IMF के साथ जो है ना अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, ये उनके बस की बात ही नहीं है। इसीलिए सिराजुल हक साहब ने जो कहा कि हमें IPP से मुआहदे दिखाए जाएं। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना वो ये करती है। दूसरी बात आ जाए तहरीक पे, आप क्या समझती हैं जिस मुल्क के अंदर खुदकुशियाँ हो वो तहरीक नहीं होती? एक्सट्रीम स्टेप है खुदकुशी, और सिर्फ लोग खुद नहीं कर रहे, अपने छोटे छोटे बच्चों को कोई जहर दे रहा है, कोई नहरों में फेंक रहा है। इससे बड़ी क्या तहरीक होगी? ये तो समझने वालों के लिए वो मैं समझता हूँ कि इशारा है कि उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ये महंगाई
कहाँ तक लेके जा रही है इस कौम को। जहाँ तक बिजली की बात है, आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से ज़हन साजी की जा रही है इस कौम की। आपके मेरे जैसे लोग प्रोग्रामों में बैठ के बता रहे हैं दुनिया को कि अपना ज़हन बना ले, अगला जो यूनिट है ना वो 90 रुपए का जी, है। बिल्कुल। हम लोग ज़हन साजी कर रहे हैं कि 90 रुपए के लिए अपने आप को तैयार कर लें। सोशल मीडिया पे बकायदा कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है, जी। सितंबर को सितमगर कहना शुरू कर दिया है कि अवाम मेंटली तौर पे वैसे ही क्या प्रिपेयर हो क्या जाए। हमने प्रोग्रामों में बैठ के बजाय 90 रुपए का अंदिया देने के हम ये बात नहीं कर सकते कि हमें यूनिट 10 रुपए का होना चाहिए, हमारा 8 रुपए का होना चाहिए? हम उस पे फोकस क्यों नहीं करते? अच्छा। हम इस चीज पे लोग ज़हन साजी बना रहे हैं कि जी आप तैयार हो जाए, 90 रुपए यूनिट के आपने देने हैं। अब बरलासा, जब हम बात करते हैं निगरान गवर्नमेंट की हवाले से भी, जैसे उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी चीज़ों में उनका यही जवाब रहा है कि हम पहले IMF के पास जाएंगे, IMF से पूछेंगे, फिर उसके बाद आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आप जैसे ब्यूरोक्रेसी का भी हवाला दे दिया खुद आज़म चौधरी साहब ने। मराहत हमारी ख़त्म नहीं हो रही हैं। हमारे साथ कहीं अफगानिस्तान है, आप देखें वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आज डॉलर वहाँ पे 73 रुपीज़ का हो गया हुआ है। हमारे पास क्या हालात हैं, प्रोटोकॉल्स वहाँ पर नहीं है, मोटरसाइकिलों पे या साइकिलों पे वो लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर तो सब लोग एक तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ की अशराफिया जो है या जो हमारे हुक्मरान हैं वो कुछ अरसे के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते अपने प्रोटोकॉल की? क्यों कुर्बानी दें? आपके कहने पे कुर्बानी देंगे, मेरे कहने पे कुर्बानी देंगे? भाई वो कुर्बानी क्यों देंगे? ये जैसे आज़म चौधरी साहब अभी फरमा रहे थे कि हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि 90 रुपए यूनिट आ यूनिट हो रहा जाएगा, है, वो आप भी इस जुर्म में शरीक हैं। फिर बिल्कुल शरीक है। सही। इस जालमाना जो तर्जे बिल्कुल हुकूमत हम है शामिल हैं या उसमें। जालमाना पॉलिसियां जो हैं उनमें हम शरीक जुर्म हैं। हमें देखिए किसी भी जालमाना तर्ज की हुक्मरानी की हिमायत नहीं करनी चाहिए, ठीक। किसी भी जालमाना पॉलिसी की हिमायत नहीं करनी चाहिए। दुनिया के किस मुल्क में प्रोटोकॉल है? भाई लोगों को आप दर्स देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, हम मुल्क की हालात बड़े बुरे हैं, यही दर्स देते हैं जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दर्स को कभी आपने सामने रखा है? भाई सामने रखते तो आपके साथ जो लाल लश्कर चलता है गाड़ियों का वो क्यों चले? कोई वो बात नहीं नहीं चलना है। चाहिए था। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और बदमाश साहब, आपने अभी आप देखें वो सितंबर में वो हम जो UN का इजलास भी अटेंड करने जा वो रहे जो हैं। निगरान हुकूमत से पहले हुकूमत खत्म हुई है 16 महीने वाली चंद्री हुकूमत, उसने क्या किया? जाते जाते हर मेंबर को अरबों के फंड्स दे दिए। ये इस मुल्क पे इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि एक बीमार मुईशत में आप MNAs को खुश करने के लिए अरबों के फंड्स दे रहे हैं। एक अरब हर MNA को दे रहे हैं आप अच्छा, नवाज सर, शरीफ। और Surprisingly- आपने अपने खानों के बिल भी बढ़ा सरप्राइजिंगली दिए। आजम साहब, एक तरफ पर आप ये देखिए अवाम का ये हाल है कि आप बता रहे हैं कि हमें खुद बताते हुए हमारा दिल इस बात पे ख़राब होता है कि आज इतने लोगों की डेथ होगी या इतने लोगों ने अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली है। इसी सितंबर के महीने के अंदर हमने यूएन असेंबली का इजलास भी अटेंड करना है। तो ये पैसे देखिए, कहाँ से पहले आएंगे? अफगानिस्तान क्या वाली हमने बात को IMF खत्म कर नहीं दें नहीं हमने चौधरी IMF साहब। से अप्रूवल लिया हुआ इस चीज़ का? गुजारिश ये है कि अफगानिस्तान में तो ये लले थलले नहीं है ना कि आज जी फलाने का खाना हो गया, इतने करोड़ में खाना लग गया, इतने में फलाना हो गया। 5-5 लाख के लैंप ले लिए, किसी की लड़की को पसंद आ गए जी मैंने घर में यही लैंप रखने हैं, 10 लाख का लैंप आ गया। वहाँ ये नखरे नहीं है, वहाँ बिल्कुल सादा लोग हुक्मरान हैं और वो उसी सादगी से रहते हैं जिस सादगी से मजदूर रहता है। ठीक हो गया। तो यहाँ तो भाई अशराफिया के नखरे ही और हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अफगानिस्तान का ये एक आंखों देखा हाल वो जी, भी जी। आपको बता जी, दो। जी। अफगानिस्तान के अंदर उसकी पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो जाए, उनकी आधी पार्लियामेंट रिक्शों पे आती है और पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह और एक क्लर्क की तनख्वाह बराबर है। मैंने जब सुना है वो सरप्राइज तरक्की की जी क्यों ना करे? साइकिल पे सफर किया जा रहा है या एक मोटरसाइकिल के जरिए सफर किया जा रहा है। अच्छा, एक और सरप्राइजिंग बात यहाँ पर जो है कि जिसके लिए शायद हम लोग, हमारी एक आम आदमी भी तैयार नहीं है, और वो खबर है चीनी के स्कैंडल के हवाले से। बरला साहब, चीनी का स्कैंडल बढ़ता चला जा रहा है। अभी हमने लोगों को पेट्रोल बम से निकाला, बल्कि बिजली का बहरान अभी भी चल रहा है, और अभी हम कह रहे हैं कि 90 रुपए का एक यूनिट भी हो जाएगा। चीनी का क्या करेंगे? ये तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाएं हैं जो हमें प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, और यहाँ पर आज स्टेट एक बंदा दूसरे बंदे पे फेंक रहा है कि जी फलां बंदे ने स्मगलिंग करवाई थी। नवीद कमर साहब राना सनाउल्लाह का नाम ले रहे हैं। सुन ले, ये चूरी मिलके खाते थे ना। 1 महीना पहले तक ये चूरी मिलके खा रहे थे ना ये सारे मियाँ मिठू। अब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो एहसन इकबाल कह रहा है जी नवीद कमर इसमें मुलव्वस है। पहले ये देखे कि पाकिस्तान में शुगर मिलें हैं किन की? सब अशराफिया की हैं, किन्हीं हुक्मरानों की हैं। और जब ये 1 रुपया चीनी महंगी होती है तो मिल मालिक को खरबों रुपया आ जाता है रातों रात। आपने कहा रियासत,
रियासत कितनी बेबस है। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, ये पहले एक हुआ चीनी का, थोड़ा सी कीमत बढ़ी तो एक बहरानी कैफियत आई। एक मीटिंग हो रही है सरकारी, तो वो जो सरकारी अफसर है वो सदारत कर रहा है और मैं उसको मिलने गया तो उसने कहा जी वो मेरे क्लासमेट है, उनको बुला लें। मैं उस मीटिंग में चला गया, बातें शातें सुनता रहा, बाकी अफसरों की तहकीकी मीटिंग हो रही है जी। मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है। उसने कहा सर आपको पता है कि पाकिस्तान में आज तक शुगर की कीमत का तयन हुकूमत नहीं करती, शुगर मिल एसोसिएशन करती है। कार्टल, ये बदमाशी है, ये माफिया है पाकिस्तान का। ये वो जोंके हैं जो हमारे रियासत के जिस्म को लगी हुई हैं और बदकिस्मती से रियासती इदारे भी इन जोकों को नहीं पूछते, उन्हें पूछना चाहिए। कल का अफगानिस्तान अपनी चीजों को ठीक कर रहा है, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं पहले, और हम अपनी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बाहर भेजते हैं फिर मंगवाते हैं खुद, ठीक। अच्छा, डॉलरों में। अभी आजम साहब इससे पहले आप अपना पॉइंट भी दें, लेकिन मैं आप एक बात लाजमी करना चाहूंगी। बिजली के बिल के ऊपर अगर लोग सड़कों पे निकले हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चीनी माफिया के ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल रहे हैं, बड़े बड़े नाम शामिल रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी जुर्म करे तो उसको सजा भी मिलती है, लेकिन अगर एक बड़ा आदमी जुर्म करे तो उस पर सजा भी कोई नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। स्टेट अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रही? आप देखें, हम रहते हैं जिस मुल्क में उसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जब आप जमहूरिया कहते हैं ना तो हर बंदे को बात करने का हक होता है। Exactly. हर बंदे को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक होता है, लेकिन यहाँ पे दोहरा म्यार है। गरीब आदमी को कोई हक नहीं है, सिर्फ हकूक कहीं एक जगह तक महदूद है। अब एक बंदा अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, सड़क पे जाता है, वो चीनी की बात करता है, वो रोटी की बात करता है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। दूसरी जानब जो आप बात कर रही हैं, ये जो चीनी माफिया या बाकी कार्टल्स बने हुए हैं, आप थोड़ा सा इस पे गौर करें कि ये क्राइसिस है क्या, इन लोगों ने किया क्या इस मुल्क के साथ। आप PTI जब गवर्नमेंट थी, आप उस वक्त देखें, उस वक्त चीनी की कीमत थी 60 से 65 रुपए और वो 80 रुपए हुई तो शोर मच गया कि चीनी कितनी महंगी। हमारी ये 13 जमातों ने शोर मचाया बड़ा। एक शुगर कमीशन बनता है उस वक्त, उस शुगर कमीशन में अभी एक अफसर थे उसमें सजाद मुस्तफा बाजवा जी, वो अभी अपनी फाइंडिंग उसमें लिख रहे थे तो उन्हें कमीशन से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर को। अच्छा। वो आज तक नौकरी पे बहाल नहीं हुआ। सही। अच्छा, मतलब सच लिखने वाले या बोलने वाले की उस सजा है। कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई और उसी कमीशन की बुनियाद पर चेयरमैन PTI और उनके सबसे करीबी साथी जो समझे जाते थे जहांगीर तरीन, उनका आपस में फड्डा पड़ा, अलहदगियां हुई चीनी के प्रॉफिट से। उसके बाद आगे आ जाए, ये इस प्रॉफिट के ऊपर फटा पड़ा था। नहीं मतलब चीनी कार्टल का, चीनी कार्टल, मैं समझा आपने कहा प्रॉफिट नहीं, चीनी कार्टल का। अच्छा, अब आगे आ जाए, ये गवर्नमेंट PDM गवर्नमेंट आती है, चीनी ने मिलती है सिर्फ 80 रुपए किलो। इनके दौर में जाते जाते चीनी करके जाते हैं 170-80 रुपए की। 100 रुपए का फर्क पड़ता है 8 माह के अंदर चीनी की कीमत में। अब बेनिफिशियरी कौन है? अभी प्रहलाद साहब जो बता रहे थे, तमाम चीनी के जितने प्रोड्यूसर हैं, जितनी शुगर मिले हैं, उनके मालकान को देख ले, वो बराह रास्त या तो पार्लियामेंटेरियन है या उनके रिश्तेदार है या पार्टनर है। कहीं ना कहीं इन सब की जो है ना मिली भगत है, बुनियादें मिलती हैं। आप ठीक है बल्ला साहब, हमने वो कहते हैं ना बीमारी का जब पता चल जाता है तो लोग उसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं। नवीद कबर साहब ने कहा कि जी स्मगलिंग करवाई है राना सनाउल्लाह ने, और नून लीग कह रही है कि नहीं, जो कुछ काम खराब किया है वो पीपल्स पार्टी ने ही किया है। बीमारी भी सबके सामने आ चुकी है और कई अरसे से ये बीमारी सबके सामने है, इसका इलाज क्यों नहीं किया गया? और ये दोनों हजरत आज पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई हुई है। दोनों पे मुकदमा दर्ज करें, दोनों से पूछें कौन करेगा तहकीक, कौन करेगा? जिसने जो इस मुल्क के बने हुए हैं ठेकेदार, उन्हें चाहिए कि वो इन दोनों पे मुकदमा दर्ज करें, दोनों से पूछगिछ करें, जो भी है उसकी गर्दन उड़ा दें। एक जो है इन दोनों में से, उसने 80 अरब कहाँ से कमाया है 16 महीनों में। एक और अभी पिछले दिनों खबर चली, एक वजीर आला की बीवी के घर से पता नहीं 97 अरब के कितना निकला। तो ये पैसे ऐसे निकलते हैं इनके घरों से। मैं कितने वजीरों को, वो 16 महीने वालों को जानता हूँ, किसी ने 40 अरब कमाया है, किसी ने 35 अरब कमाया है, किसी ने 70 अरब कमाया है। वो भाई किधर से आ गए इनके पास अरबों? ये वो लोग थे जिन्होंने सियासत शुरू की तो मोटरसाइकिल नहीं था इनके पास, कोई पूछने वाला है?
ये सही फरमा रहे हैं चौधरी साहब कि मजदूर आदमी या गरीब आदमी कोई बात करे तो उसको तो पूछने वाले हजारों आ जाते Exactly, हैं आप और ये देखें, इतनी इतनी बड़ी चोरी अपना करते हैं। जायज राइट था, बिजली मैं के जब बिल इस ज्यादा आए, माशरे लोगों को- पे एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं जब इस माशरे को देखता हूँ तो मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श का एक मिसरा याद आ जाता है, लिस्सेदा की कम मोहम्मद, नस जाना या रोना। तो हम लोग अभी उसी फेज में से गुजर रहे हैं। अच्छा आजम साहब, एक सरप्राइजिंग बात ये देखिए, हम अगर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आज मतलब पहले एक दूसरे की तारीफें करना सब कुछ चल रहा था, आज एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, ये कहानी और समझ में नहीं आई। 1985 से एहतसाब अच्छा, करें। चौधरी साहब चौधरी साहब एक सेकंड जरा, जी 1985 से एहतसाब करें, उस वक्त पता करें कि इनकी जायदादें क्या थी, ये क्या कुछ करते थे, क्या बेचते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, उसके बाद एहतसाब करें और सबका करें, सरकारी गैर सरकारी सबका पता चल ठीक। जाएगा। अच्छा मसला यहाँ ये पर मुझे है- एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं कि एक तरफ पे मुल्क में बहरान बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अशराफिया हो या हुकूमत हो, किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम है खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ पे मुल्क में बहरान बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ पे हम देखते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। परवेज़ इलाही साहब कहाँ चले गए, इस्लामाबाद से कहाँ गए या कहाँ पर हैं, कहाँ पर मुकीम हैं, इस हवाले से किसी को कुछ नहीं पता था। जब लाहौर हाई कोर्ट ने अटक के सेशन जज से कहा कि जी आपने कल हर सूरत में परवेज़ इलाही को यहाँ अदालत में पेश करना है, आईजी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम। इस बात पे एक ज़बरदस्त कहका भी लगा, लेकिन सवाल ये था कि परवेज़ इलाही कहाँ चले गए, और एक वर्ड जो इस्तेमाल किया गया कि उन्हें बाजियाब करवा कर लाया जाए। बाजियाब करवा के लाया जाए, ये तो जब कोई अगवा होता है उसके खिलाफ इस किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब भी आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। पहले ये दोनों वीडियोज़ देखते हैं और उसके बाद डिस्कशन करते हैं। जो परवेज़ इलाही साहब पे केसेस हैं, ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये इनका अपना किया धरा है, ये इनके अपने करतूत हैं जो इनके सामने आए हैं। इस पर अफसोस ये है कि एक के बाद एक जब वो तहकीकाती इदारे की तहवील में है, जिस्मानी रिमांड पर है, उनको बुला के छोड़ दिया जाता है। कभी तारीख में नहीं हुआ कि किसी मुल्जिम के लिए कहा जाए इसको घर छोड़ के आओ। सूरत हाल तो बहुत खराब हो, सूरत हाल तो इतनी खराब हो गई है कि अदालतों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे और एक तबाह मुलूकी और अनार्की क्रिएट हो गई। डे लाइट किडनैपिंग एंड अबडक्शन बाय गून्स ऑफ द इस्लामाबाद पुलिस of former चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही। अगर इस तरह से अवाम पर जो महंगाई का बम फेंका गया है और जिस तरह से एक क्योस और अफरा तफरी की सिचुएशन आई है, शटर डाउन हो रहा है, बिल्स जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल को बढ़ाया जा रहा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, लीडरलेस मॉब की शक्ल में अगर इस तरह लोग निकलेंगे दे विल लिंच एवरीथिंग। हमने सिर्फ ये 7 तारीख को ये देख रहे हैं कि लॉयर्स ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हो जाए, इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि हम सारे मुल्क में ये मूवमेंट चलाएंगे। मूवमेंट्स की बात की जा रही है, तहरीकें भी चलाई जाएंगी, और एक तरफ पे हाल यह है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के अहकामात भी हमने नहीं मानने। आज़म साहब, सरप्राइजिंग बात ये होती है कि अगर अदलिया आपको ऑर्डर कर देती है, उसको फॉलो किया जाता है, और सीनियर कानूनदान और सीनियर वकला ये बात कह रहे हैं कि जी हमने अपनी हिस्ट्री में इस तरह से होते हुए नहीं देखा कि किसी ने अदलिया के ऑर्डर को ना माना हो। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब पूछा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं, तो उस बात पे आईजी साहब कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम कहाँ है। हम ना वैसे पाकिस्तान में एक नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, जो ये पिछले 16-17 माह से लेकर आज तक की जो हिस्ट्री है ना, जी। आप देखिएगा कि हमारी पिछली जो 74 साल की हिस्ट्री है ये उस पर हावी होगी, क्योंकि वो वाक़यात पेश आए हैं इन 15-16 माह के अंदर जो हमने जिनका तसव्वुर भी नहीं किया था। मसलन इस मुल्क का मुआशी तौर पर इतना बुरा हाल होना, ये हमने तसव्वुर नहीं किया था। इस मुल्क के अंदर सियासी इन्हतात इस लेवल पे जाना, इसका हमने तसव्वुर नहीं किया था। दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान का वक़ार इतना नीचे जाना हमने तसव्वुर नहीं किया था। दुनिया के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत वहाँ तक जानी, ये हमने तसव्वुर नहीं किया था। ऐसी आप हिस्ट्री देखेंगी जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे और वो इस पे अश किया करेंगे। आप क्या ये तो बताना भूल गए की। कि इस टेन्योर के अंदर कितनी खुदकुशियां की गई, ठीक आम है, आदमी का क्या हाल हो गया। ये एक नई हिस्ट्री होगी जो आने वाली नस्लें पढ़ेंगी इस मुल्क की। मुझे अगर इजाजत दें, मैं पीपल्स पार्टी नून लीग पे दो लफ्जों में फिर परवेज़ इलाही साहब पे बात करनी है हमने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में
सियासी और मुआशी मुफादात की लड़ाई है। अब क्योंकि आसफ अली जरदारी को ये फील हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें डिसीव किया है। अच्छा, वैसे जरदारी साहब पाकिस्तान में ही है? अभी दुबई में है। अच्छा, दुबई अभी में। उनको ये बल्ला साहब से फील उनको पूछेंगे। ये फील आ रही है कि शायद मुस्लिम लीग नून उनको डिसीव कर रही है। हकीकत भी यही है। मुस्लिम लीग नून जिस तरह इंतखाबात को डिले करा रही है, ये निगरान सेटअप में जो कुछ चल रहा है ये लंदन प्लान के मुताबिक चल रहा है इस अच्छा। वक्त। ये जो नवाज शरीफ या मरियम चाह रहे हैं वही चल रहा है। अच्छा, लेकिन जिस दिन आसफ अली जरदारी एक्टिव हुए उस दिन आप प्रैक्टिकली देखिएगा नून में से शीन निकलती हुई। फिर अच्छा। मुस्लिम लीग नून के साथ जो एक पुतली तमाशा वो खेलेगा ना, वो भी देखने वाला होगा। ये और बड़ी जल्दी ये टाइम आने वाला है। दूसरा मैं एक छोटा परवेज सा इलाही साहब पे आ जाना, जरा बात दूसरी करते हैं। एक छोटी सी जी, बात जी। और करूंगा। कल आर्मी चीफ ने कराची के अंदर ताजरों से एक मुलाकात की थी। वहां पे उन्होंने बड़ी खुल के गुफ्तगू की। वहां की जो बिजनेस कम्युनिटी है उन लोगों ने जो आज थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताए अपनी हैं reservation वो सामने बड़े रखी है। अलार्मिंग है। वो बिल्कुल। बड़े अलार्म। उन्होंने कहा तीनों पार्टियों के अंदर करप्ट तरीन अफराद भरे हुए हैं, जिससे हमें यह कम से कम एक उम्मीद की किरण नजर आई है। शायद एहतसाब का एक नया सिलसिला शुरू हो और शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्यों शायद जाएंगे? ये एहतसाब ट्रू मानों में एहतसाब, माजी के कोई भी एहतसाब आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। ठीक। अब चौधरी परवेज इलाही साहब पे आ जाए। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक यूनिक वाकया था कि देखें अदलिया फैसले करती है, हमारे स्टेट के जो अदारे हैं उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट करवाना होता है। Exactly। लाहौर हाई कोर्ट के जज वहाँ पे वो फैसला दे रहे हैं, उनको रिहाई का अहकामात जारी कर रहे हैं। साथ वो कह रहे हैं कि किसी भी मुकदमे में कोई भी अदारा अब उनको गिरफ्तार नहीं करेगा। किनाल रोड से गिरफ्तार हो उसके जाते हैं। बाद डीआईजी ऑपरेशंस और एक एसपी की जिम्मेदारी लगाते हैं कि आप इनको घर छोड़ के आएंगे। इसके बाद सिर्फ यही एक रह जाता है कि जज साहब अपनी गाड़ी में बिठा के छोड़ के आते या हैं, खुद चले जितना जाते उन्होंने हैं। एहतमाम किया। रास्ते में होते हैं तो हमारे लाहौर पुलिस के 2 डीएसपी दोनों सीआईए में तैनात हैं। वो निकालते हैं चौधरी परवेज इलाही को, डंडा डोली करते हैं, दूसरी गाड़ी में रखते हैं, लेके इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। ये नहीं है कि लाहौर पुलिस ने यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया, वो इस्लामाबाद लेकर रवाना हो गए हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ले गई, उसके बाद आईजी साहब कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कहाँ Surprising गए। बात और थी ना। आज जब अदालत ने उनके हवाले से समाअत की तो वहाँ पे आईजी साहब ने कहा जी कि मेरे दोनों डीआईजी ऑपरेशंस भी और इन्वेस्टिगेशंस भी वो पंजाब से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, वो पेश नहीं हो सकते। ठीक हो गया। इससे पहले हमने देखा था जिनके खिलाफ मुकदमात हुआ करते थे वो बीमार हो जाया करते थे, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो उसमें कोटेशन थी बल्ला साहब, ये बाजियाब करवा कर उन्हें वापस लाया जाए, मतलब ये बाजियाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और स्पेशल कहा गया। ये सेशन कोर्ट के जो जज थे अटक के, उनके लिए उन्हें कहा गया है। तो ये बाजियाब का ही लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है मोअज़्ज़ज़ अदलिया भाई ने? इसलिए कि जब पुलिस मान नहीं रही तो वो अगवा हो गए हैं। तो वो अगवा ही होते हैं ना, तो अगवा को ही बाजियाब कराया जाता है। अच्छा। अब ये जो दोनों मिले हुए हैं ना, ये दोनों रहीम यार खान के हैं। ये जो आईजी पंजाब है और आईजी इस्लामाबाद है, दोनों एक शहर के हैं। पता नहीं मामे भूपी दे पुत्र भी होण, ठीक है। क्या पता आप उनके वो एक connection ने जानते मुल्ज़म हो। उसको दिया, दूसरे ने उसको। ये जो पंजाब के आईजी है ना, इनको तो वैसे एक्टिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा। मैंने तो खलीलुर रहमान कमर से कहा यार जो नया ड्रामा लिखो तो तुम मेरे दोस्त हो, एक एहसान करना। कहता बताएं। मैंने कहा ये एक बेहतरीन अदाकारी का जो करैक्टर है ना, वो ये डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए लिखे। अच्छा। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, अदालतों में भी एक्टिंग करते नज़र आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्टिंग करते नज़र आते हैं, तो बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं। अब ये झूठ बोलते हैं अदालतों में जाके, इनको शर्म नहीं आती कि अदालत के सामने, लेकिन ये चूंकि लाए हुए उन लोगों के हैं जिन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प दिया था, अदालत से झूठ बोल के चले गए थे। वो पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए। ठीक। एक सूबे का वज़ीर आला रहा, बूढ़ा सियासतदान है, और उसकी बेल होती है, आप उसको घर जाने दें। ये तर्ज ये सही फरमा रहे हैं चौधरी साहब कि ये तारीख का अनोखा बाब है। मैं तो इसको कहूँगा ये पाकिस्तानी तारीख का मज़ाहिया बाब होगा। जो पढ़ेंगे ना बाद में आने वाले स्टूडेंट्स, जी। वो कहेंगे अच्छा जी वो मज़ाहिया बाब कर दो जिसमें बेल होती थी और गिरफ्तार हो और जाते अगले में गिरफ्तार, अगले में कदम। वो जो शहर यार अफरीदी
उसको 11-12 मरतबा गिरफ्तार किया गया। ये हर कोई हद होती है। अच्छा, वैसे ये सरप्राइजिंगली अजीब जो जुल्म उनकी की वीडियोस दास्तां हमने है सोशल यहाँ। मीडिया पे देखी थी, वो बेचारे किसी ट्रॉमा का शिकार नजर आ हाँ, रहे थे, वो तो काफी उसका हुलिया परेशान। ही वो जेल जो हो गया। इधर बात फारूक का बेटा है, हाँ। उसकी हालत नहीं देखी। बहुत आप अफसोस लोगों से से कहना उसके पड़ता है। बच्चे छीन रहे हैं महज सियासत की खातिर। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों की वो जो चार दीवारी वाला इशू था वो आपने पामाल अच्छा, कर बल्ला दिया साहब, है। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी तो वैसे हुआ था ना, बुलाया एक केस में था, क्या फिर आगे हुआ था गिरफ्तार शहबाज भी शरीफ के किया खिलाफ? गया था। वो जो लगनी थी फर्दे जुर्म, तो उस दिन वो वजीर आजम बन गए। अच्छा। उनकी तो उनकी लॉटरी निकल आई। जब वो अपोजिशन में होते हैं कमर दर्द नहीं जान छोड़ती, ठीक। और जब इकतदार में आ गए तो आजकल कमर बीमार दर्द है। भूल जब गए। अच्छा, सजा होती है फिर मेरे प्लेटलेट्स रस्ते गिर कमर जाते अच्छा, हैं। चल पड़ा। अब हम बात कर रहे थे मीम, नून, शीन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताती चलूं, आपसे बल्कि पूछना चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि आप तो कह रहे थे नून में से शीन निकलेगी, ये भी कहा जा रहा है कि अब नून में से मीम निकलने के लिए तैयार है, सीवी डिलीवर की जा रही है, मरियम बीबी मिली हैं, डोनाल्ड ब्लूम से उनकी मुलाकात हुई है, और इससे पहले वो बरतानिया के सफीर से मिली थी। ये मुलाकातों के सिलसिले आप चल रहे हैं। देखेंगे- वालिद मोहतरम कतर आने के लिए तैयार हैं, क्या हो आप रहा है? देखेंगे अभी बड़ा कुछ सियासत में आपको बड़ा कुछ नजर आएगा। इसलिए शहबाज साहब को बोला ये गया लोग- कि आप लंदन में स्टे करें, क्योंकि मरियम साहिबा यहाँ पे सिवाय मुलाकातें ये करेंगी। मैं आपको बड़े शौक से बता दूं, सिवाय शहबाज शरीफ के इनमें से किसी की एक्सेप्टेंस नहीं है नहीं है। और ना होनी है। आप ये कह रहे हैं कि सीवी आप जितनी क्या अच्छी डिलीवर समझते करनी थी वो हैं, कर आप गए क्या हैं। समझते हैं जो कुछ इन्होंने हमारे अदारों के साथ कर दिया है, जो कुछ इन्होंने हमारी अदलिया के साथ, बाकी अफवाज पाकिस्तान के साथ किया है, क्या ये चीज़ें भूली जा सकती हैं? ये अनफॉरगेटेबल है, ये भूलने वाली नहीं है। मैं ये बता दूं कि शहबाज शरीफ के अलावा आपको कोई भी एक्सेप्टेंस किसी की नज़र नहीं आएगी। ठीक, मतलब और- चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी आपने कह दिया कि वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चेयरमैन तरीके इंसाफ को तो अभी आप भूल ही जाएं। अभी भूल जाएं। अभी उनकी ना ठीक। सियासत नजर आ रही है, ना अभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबे टाइम के लिए ठीक है, चलेंगे। वो लंबा टाइम है। कौन सा लंबा टाइम है? मैं पीडीएम की बात भूल कर रहा जाएं, हूं। आप लंबे टाइम PDM को भूल देखें। जाएं, अच्छा, बड़ला साहब हफ्तों की आपको- बात करें। अच्छा, और ये जो नाम आपने एक नाम निकाला है ना, कुर्रा चौधरी साहब, जी। कि ये काबिल कबूल है, इसको वोट कौन देगा? सही। सर वो पहले कौन सा वोट पे आए थे? वो अच्छा। नहीं मुझे बताएं, चले वोटों पे आए हुए हैं वो जो लोग। सारे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो भी छिन जाएंगे। इतला ये है कि पीपल्स पार्टी ने बैकडोर चैनल से चेयरमैन पीटीआई से राब्ता किया है। अच्छा, ये पहले बताएं बल्ला साहब कि चेयरमैन पीटीआई ने उनके इस राब्ते को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो तो माशाल्लाह से हर किसी के सोचने के लिए नो का बोर्ड लगा के नो, बैठे नो, हुए हैं। नो, उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है। माशाल्लाह, ये एक अच्छी खबर है वैसे, अगर वो इतला सोचने ये के लिए है वक्त कि मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पैगाम ये भेजा कि ये इलेक्शन से फरारी हासिल करने की कोशिश हो रही है, तो हम मिल के एक कोशिश करते हैं, एक स्ट्रगल करते हैं ताकि इलेक्शन हो। अच्छा, मुझे जो बात- ये पीटीआई के चेयरमैन का आप कह रहे हैं ना, मुद्दत हो गई, लंबे चले गए, लंबे शंबे नहीं गए, वापस आ रहे हफ्तों हैं। की बात है। ठीक हो गया, चलिए हम देख अच्छा, लेते हैं। वैसे अच्छा, वैसे एक बात आपका बल्ला साहब ख्याल ये है, बता दिए, लेकिन मुलाकातें हुई हालात हैं। को ऐसे नजर नहीं आ अच्छा, रहे। मुझे बात बताएं, बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, ये भी कहा जा रहा है ना, सफीर से मुलाकात हुई है, और अब तो बकायदा नाम भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो हुई है मुलाकातें इस्लामाबाद मैं में, बड़े पहले वो कसूर अच्छे से होटल का मिसाल नाम दे आ दूं रहा ना है। उनको। हाँ जी, वो कहते हैं हालात नहीं नजर आ रहे। वो कसूर का बंदा था मोइन कुरैशी, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले किसी को नहीं पता था, इधर आके वजीर आजम बन गया। अच्छा, फिर उसने कहा मैंने अपनी वालद की कब्र पे जाना है, फातिहा करनी है। वो डीएसपी बड़ा परेशान, जिसके हल्के में ये कब्रिस्तान था, सही। तो उसने शेख रशीद अहमद को फ़ोन किया कि शेख साहब फंस गए हैं ज़िंदगी की पहली बारी। उन्होंने कहा कैसे? वो वज़ीर आज़म ने आना है अपने वालद की, तो मुझे तो उसके वालद की कब्र ही नहीं मिल नहीं रही। पता। तो शेख साहब ने कहा चौधरी साहब ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी भी कब्र ते ओदा कतबा लाओ, नाल फुल शुल पाओ, चादर पाओ, बड़ी और लिख खतरनाक दियो से हम कि वालिद एग्जाम्पल मोहम्मद दे रहे हैं। मोइन कुरैशी। तो वो होया इंज, इस तरह हुआ, वो आया, इतलात ये है, दुआ पढ़ के चला गया। इतलात ये है कि मिड सितंबर से लेकर हाँ, हाँ। 1 नवंबर तक आपको ना पाकिस्तान में बड़ी हलचल नजर। अच्छा, बड़ी हलचल जब हो रही है, कतरी शहजादों से फिर मुलाकातें शुरू हो रही हैं। एक तरफ पे साहबजादी मुलाकातें कर रही हैं, वाले साहब भी कतर जाने के कतर लिए में तैयार बिजनेस हैं। है। अच्छा, वो रेडको वाला कौन है? इन्फ्लुएंस नहीं होगा वहां से कोई? वो बिजनेस सैफुर कर रहा है रहमान, सैफुर ना, वो रहमान। इनका रिश्तेदार नहीं है सैफुर रहमान। अच्छा, अच्छा, वो जो इधर दवाइयां बेचता था मजंग में, अच्छा। वो किस गुलकारा ने मुतारफ कराया था, किससे? कौन सी पुरानी किस्म अच्छा, मुझे चढ़वा रही हमने है? एक दिन अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि ये जो आगे एहतसाब और ये चीज़ें, देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है ना,
ये सिर्फ पीटीआई तक, सॉरी पीपल्स पार्टी तक एहतसाब नहीं महदूद, हमने खुद 157 लोगों का ये जिक्र बरलासा किया भी था। कह चुके हैं, आगे बात ठीक है? बढ़ेगी। ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये 157 लोगों तक महदूद नहीं है, मजीद आगे चलेगा। आपको ये फैलता हुआ नजर आएगा सिलसिला। उसमें कौन होंगे? उसमें तमाम सियासी पार्टियों के सियासतदान भी होंगे, उसमें आपको सरकारी अफसरान, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते अच्छा, हैं, अलार्मिंग बात यहाँ पर ये बिजनेस है। कम्युनिटी के लोग और खुसूसन स्मगलिंग में मुलव्वस लोग। अच्छा आजम साहब, आपको नजर आपने आएंगे। खुर्शीशा का बयान शायद आप लोगों की नज़र से भी गुजरा हो, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किया तो हमारे पास रियासत के कुछ ऐसे राज हैं, हम उसे अफशा कर देंगे। कौन सी ये अभी धमकियां ये दी जा रही हैं? अकेली पीपल्स पार्टी है जिसने धमकी दी है, चंद दिनों बाद नून लीग भी धमकी पे आ जाएगी। अच्छा, आप इससे पहले भी देखिएगा। धमकियां दी गई थी। अच्छा, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी जानब पर आपको बताती चलूं कि नवाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो चेयरमैन पीटीआई से मैंने खुद इंतकाम लेना है। अभी तो उनकी इंतकामी कार्रवाइयां रुकी नहीं है। वापस आएंगे तो फिर है ना, हो उन्होंने सकता है वापस कतर नहीं से- आना। मैंने यहाँ उस दिन भी कहा था कि ना मियां करें, नवाज कतर आ रहे शरीफ हैं, वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते आएंगे। हैं। कतर आ रहे हैं, पाकिस्तान वो आएंगे। कतर से दुबई, वो तो नजदीक दुबई है। भी होके गए हैं, वो दुबई सऊदीया भी होके होके गए गए हैं, हैं। ठीक है, वो नहीं आएंगे। अब तो चीफ वो जस्टिस नहीं आ रहे आएंगे, हैं, मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कैंपेन कौन करेगा? वोटर्स इलेक्शन को कैसे कैंपेन जो सपोर्ट भी दी करे। जाएगी? इलेक्शन कैंपेन वहाँ पे वो बैठ के करेंगे, वहाँ पे बैठ के स्काइप पे इलेक्शन सारे मॉनिटर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये बता दीजिए बरला साहब, आपने मेरे प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी, जरदारी साहब कहाँ हैं? वो बताया ना दुबई चौधरी में साहब ने, है। दुबई में है, तो दुबई में है, दुबई में वो अक्सर आते जाते रहते हैं। यहाँ पर वक्त तो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर अगर एक तरफ पे तशद्दुद के केसेस में अगर इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब पर सजाएं नहीं दी जा रही, बल्कि उन लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि एक जानिब पर हवा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन कानून शायद इतना कमज़ोर है कि वहाँ पर मुजरिम जो हैं वो बहुत जल्दी रिलीफ हासिल कर लेते हैं। रिजवाना केस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंतहाई अफसोस से भी कहना पड़ता है कि जो मुलजिमा थी सोमिया आसम साहिबा, उनको आज जिस तरह से अदालत से भेजा गया है घर, इस तरह के केसेस की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी? इसी तरह से आज टेलन न्यूज़ पे भी एक खबर, उनकी एक अहम खबर जो है उसको शाया किया गया, जिसमें देखा गया कराची में किस तरह से एक प्रिंसिपल जो हैं वो खवातीन को और बच्चियों को हिरासा कर रहे थे। ऐसे कई वाकयात पड़े हैं, रानीपुर के वाकयात हमारे सामने हैं। इस तरह के वाकयात की रोकथाम क्यों नहीं हो रही? और अब भी अगर मरकजी मुल्जिमान सामने मौजूद हैं तो उन्हें कानून से इतनी जल्दी क्यों बरी कर दिया जाता है, या कानून उन्हें क्यों इतनी जल्दी रिलीफ देता है? टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून है वकास अब्रेज साहब, उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वकास अब्रेज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि हम देखते हैं कि आए दिन तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, और रिजवाना बच्ची का जो केस है वो अपनी नौयत का ही एक बड़ा अनोखा केस है, जिसमें हम देखते हैं कि तशद्दुद किस तरह से किया जाता है। लेकिन जज साहब की बीवी थी, उन्हें जिस तरह से रिलीफ दिया गया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है वो कानून सबके लिए बराबर है? देखिए जी, अगर हम इन टोटो अपनी सोसाइटी के अंदर देखें, आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान का जो क्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सोसाइटी के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड स्टेटस जस्टिस की डिस्पेंसेशन नजर नहीं आती। सेकंड ईयर मोर इम्पोर्टेंटली कमिंग टूवर्ड दिस केस स्पेसिफिकली, आज की जो प्रोसीडिंग थी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, चूंकि इस केस के अंदर बहुत सारे डेंट्स आ चुके थे, डाउट्स आ चुके थे, सस्पेक्ट्स आ चुके थे कहानी के अंदर। इसकी मदद ने यह कहा कि जब मैंने बच्ची को रिसीव किया था तो सोमी आसिफ के घर से जाके रिसीव किया था। जो अदालत के अंदर वीडियो पेश की गई थी उसमें सोमी आसिफ जो मुलजिम है इस केस के अंदर, उन्होंने एक निजी होटल में जाके इनकी वालदा के हैंडओवर वो बच्ची की थी। मदर ने यह कहा था बच्ची ऊन में लत पर थी, इसकी हड्डियां टूट चुकी थी, वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन वीडियो के अंदर ये चीजें डिपिक्ट की गई जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की गई कि बच्ची को सही सलामत वहां पे माँ के हैंडओवर किया गया और वो बेंच पे बैठ के 1 घंटा ना उसने कोई सर खुजलाया, ना किसी दर्द का एहसास। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जितना भी तशद्दुद था वो घर ले जाकर उसकी वालदा ने उस पर किया? हालांकि एक सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई थी जिसपे हमने देखा था बकायदा कि किस तरह से बस स्टैंड के ऊपर से उस बच्ची को उसके वालिद जो हैं वो उठाकर गाड़ी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ना मेरे बयान हैं ये, बल्कि हमने वो वीडियो देखी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। बिल्कुल, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा, मैं अदालत की अंदर की जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि जमानत क्यों दी गई, किस सस्पेक्ट्स और डाउट्स क्रिएट किए गए,
और अदालत के अंदर जब भी डेंट्स और डाउट्स आ जाए तो हमारी अपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स, डेंट्स एंड सस्पेक्ट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये हमारा एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, सीआरपीसी का जाब्ता फौजदारी का, कि जहां पे भी खतून होगी, अगर तो कत्ल का केस है तो उसके अंदर उसे जमानत ना दी जाए, लेकिन बाकी तमाम केसेस के अंदर एज अ मैटर ऑफ राइट, इसमें ना मेरा कोई कसूर है ना आपका, ये हमारे मुल्क का जो जाब्ता फौजदारी है उसकी दफा 498-97 मौजूद है, जिसके अंदर ये रिलीफ मौजूद है और हमारे प्रेसिडेंट्स भी मौजूद है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने अपने एंट्रो में की कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है हमारी ब्यूरो, जो इस तरह के जब भी केसेस, अनोखे केसेस आते हैं तो लाओ, लश्कर, बैनर्स और बच्चों के हकूक के तहफुज के निगहबान और लंबरदार बन के बाहर निकल आते हैं, तब वो कहाँ पे बैठते हैं? जब उनके ये नॉलेज में आता है कि हैजरस प्लेसेस में अंदर, फैक्ट्रीज में, माइंस में, घरों में लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बच्चे काम करते हैं, लेकिन वो हाथ पे हाथ दड़े बैठे, सुम्मुन बुकमुन खामोश तमाशी बने बैठे लेकिन हैं। वकास साहब, और फिर जब मुझे कोई- भी इंतहाई माजरत से एक बात कहनी पड़ेगी, जब इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, जिस तरह से रानीपुर के वाकयात को देख लीजिए कि एक वाकया खुलने की देर थी और फिर वहां पे भरमार लग जाती है इस तरह के वाकयात की, वहां पर भी आप बोलेंगे कि जी अब यहाँ पर भी किसी को एक्शन लेना चाहिए? क्या मुअज़्ज़ज़ अदलिया के नोटिस में ये तमाम चीजें नहीं है, इस पे एक्शन नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए, जहां पे भी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, जब तक आप प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, जब तक आप मुल्जिमान को ये इम्पैक्ट और इम्प्रेशन नहीं देंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। तब तक क्राइम होता रहेगा। जब आप उनको ये इम्पैक्ट देंगे कि अगर आप जुर्म का इर्तिकाब करेंगे तो आपको लटकाया जाएगा, आपको सजाएं दी जाएंगी, हमारा जुडिशियल सिस्टम को स्पेस नहीं देगा, रिलैक्सेशन नहीं देगा, तब तक हमारा, देखें हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि केमिकल कैस्ट्रेशन की जाए, न मर्द बनाने की सजाएं, लेकिन न मर्द या केमिकल कैस्ट्रेशन उन लोगों की करेंगे जिसको सिस्टम कन्विक्ट करेगा। सिस्टम कन्विक्ट उसे करेगा जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन के अंदर जो क्राइटेरिया एविडेंस का वो पूरा किया जाएगा। लेकिन तो आज मैं के ये केस की समझता देखें, हूं- आपने जिस तरह से कानूनी तौर के ऊपर जिस तरह से आपने उस केस को डिफाइन करके बता दिया है, तो फिर आप मुझे बताएं ना, एक आम आदमी कैसे अपने केसेस को लेकर आएगा? वो तो यही बात समझेगा ना कि जो एक इक्तदार में बैठा हुआ या जो आगे एक बंदा जिसके पास एक पावर है, उसको बंदा क्या कह सकता है? बिल्कुल इसी तरह। देखिए, इससे पहले आप परवेज लाई साहब के केस की बात कर रहे थे, हमने सुबह से लेकर आज तक बड़े केसेस की बात की। हमें हमारे मुल्क के अंदर ना ये जो कानून है वो बिल्कुल एक लोंडी नजर आती है एक ताकतवर के हाथ में, और जो एक अरस्तु की बात थी कि मकड़ी का ऐसा जाला है कि जिसमें जो है वो छोटी छोटी मकड़ियां फंस जाती है और बड़ा मकड़ा जो है वो जाल को फाड़ देता है। यही सारी की सारी जो कहावत है हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ पे साथी डालती है। लेकिन ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है जब ये इम्पैक्ट, ये इंप्रेशन जाए कि यहाँ पे प्रेजुडिस है, बायस्ड है हमारा जुडिशियल सिस्टम या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, और इशराफिया के हाथों से यरगमाल बन चुका है। ठीक है, यरगमाल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वकास अब्रेज साहब मौजूद थे। आजम साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इसने रिजवाना केस पे बात की है, कौन सी ऐसी माँ हो सकती है जो अपने बच्चे पे खुद एसिड गिरा दे कि उस बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो हम सबके सामने है। ये वो बातें नहीं है कि जो शायद मैं अपनी तरफ से मुझे मन बड़ी कर रही हूँ। तकलीफ हुई है ये अभी बात सुन के ना, जो जस्टिस साहब कह रहे थे अदालत के अंदर जिसको जवाज बनाया गया और उसको बेल आउट किया गया, देखें उसकी एक बुनियादी वजह थी कि वो एक जज की बीवी है, इशराफिया में शुमार होती है। उसने कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा पकड़ा होता ना तो उसकी एक केस में बेल होनी थी, दूसरे में उसकी गिरफ्तारी पड़नी थी। लेकिन यहाँ पे एक गरीब मजदूर की बच्ची थी जिसको उन लोगों ने बेदर्दी से मारा, जालमाना तरीके से मारा, जिसकी आज इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद उस बच्ची का आप चेहरा नहीं देख सकते, इतना वो खौफनाक उस बच्ची के चेहरे के अंदर लुक वो उसकी आ चुकी है। Exactly, इतनी ठीक है, सर्जरीज हुई उस बच्ची की, जिस्म की नहीं हड्डियां जाती। टूटी हुई हैं, पसलियां टूटी हुई हैं उसकी। लेकिन क्योंकि वो एक गरीब की बच्ची थी और दूसरी तरफ जो मुलजमा थी वो उसने कोई सियासी पार्टी का झंडा पकड़ा होता तो हम देखते हैं कि कई माह तक वो बाहर ना आ पाती। देखें आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखें, आप खदीजा शाह को देखें, सनम जुवैद को देखें, एक मुकदमे से बेल होती है, दूसरे में गिरफ्तार हो जाती हैं। वक्त मुख्तसर है, बरला साहब आगे तरफ बढ़ना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी। हम ये बात अगर करते हैं, रानीपुर के केसेस भी सामने आए और आज टेली न्यूज़ की एक एक्सक्लूसिव खबर भी थी जिसपे एक्शन भी लिया गया और हमने देखा कि प्रिंसिपल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है। सर, कानून बना दिया जाता है, उस पर अमल दरामद कौन कराएगा? और गरीब के लिए वही बात आ जाती है कि गरीब एहतजाज भी करे तो FIR है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। गरीब के लिए कानून डिफरेंट है और अमीर के लिए डिफरेंट है। अभी जो वकील साहब फरमा रहे थे कि बेजू औरत है तो उसमें हमारा बड़े हवाले उन्होंने दिए अदालतों के, तो इसलिए उनकी बेल हो गई। और फिर बाकी औरतों छड्डो ना दा की कसूर है, वो जो जेलों में पड़ी हुई हैं। ये एक मिसाल आप पंजाबी में सुनते होंगे कि मजा दियां भैणां ने। ये जज एक दूसरे के खिलाफ, उनकी फैमिली के मसले मसाइल हों,
फैसले नहीं देंगे, जिस तरह पुलिस वाले एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। तो यहाँ ये दुरुस्त फरमाया आज़म चौधरी साहब ने कि ये अशराफिया का मुल्क है। ये किसी और ने, देखिए अगर वो औरत है तो वो जो विक्टिम है वो भी तो औरत है ना, तो वहां पे फिर औरत के हकूक मर गए, आपने बिल्कुल इसके लिए जाग गए। ठीक, बहुत शुक्रिया बरलाल साहब। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ चलता है और कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, चाहे वो अशराफिया से ताल्लुक रखते हों, मुतवसत तबके से हों या निचले तबके से हों, सजा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।